नए सब्जेक्ट के साथ एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आप सभी का स्वागत करता है। मित्रों, हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य के कार्य भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पहला टॉपिक था उदारवाद, पिछले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा किए थे। आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद, सोशलिज्म। इसमें आज हम लोग इस प्रकरण में समाजवाद का अर्थ यानी समाजवाद का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है समाजवाद का, और राज्य का कार्यक्षेत्र एवं समाजवाद का समर्थन या विशेषताओं के पक्ष में जो विचारक अपना पक्ष देते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत राज्य को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक अधिकार करने की बात की जाती है। जैसा कि इसके पहले हम लोग उदारवाद का अध्ययन किए हैं। उदारवाद ठीक इसके अपोजिट है, वह व्यक्तिवाद का पर्याय है जिसमें पूंजीपतियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, वह उनका उत्पादन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, राज्य का उसमें सीमित हस्तक्षेप होता है या यूं कह सकते हैं कि नहीं के बराबर होता है। लेकिन इस व्यवस्था में राज्य को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक अधिकार करने की बात की जाती है तथा उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। यानी समाजवाद के अंतर्गत समस्त उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होता है, किसी पूंजीपति का व्यक्तिगत अधिकार उस पर नहीं होता है। समाजवाद के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे। इसमें राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्ति व समाज के उन्नति के लिए आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य या समाज में वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्ति और समाज के उन्नति के लिए आवश्यक है। समाजवाद इस पर ध्यान देता है कि जिस विषय में यानी जिससे समाज का उन्नति हो, समाज का विकास हो और इस हेतु समस्त किए जाने वाले कार्य की जिम्मेदारी राज्य की होती है। इस संदर्भ में गार्नर की परिभाषा है कि इस सिद्धांत के समर्थक व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य पर अविश्वास करके उसके कार्यक्षेत्र को कम से कम करने की बजाय जनता के लिए राज्य को लाभप्रद मानते हैं और चाहते हैं कि राज्य के कार्य जनता के सामान्य आर्थिक, बौद्धिक एवं नैतिक हितों की अभिवृद्धि करे। तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के समर्थक व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य पर अविश्वास करते, यानी जिस तरह से व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है, ठीक उसके विपरीत उसके कार्यक्षेत्र को कम करके, यानी व्यक्तिवादी विचारकों और व्यक्तिवाद में पूंजीवादी व्यवस्था का जो कार्यक्षेत्र है उसको सीमित कम करने के बजाय उसको सीमित किया जाए और जनता के लिए राज्य को लाभप्रद मानते हैं। जैसा कि व्यक्तिवादी व्यवस्था में क्या माना जाता है कि राज्य क्या है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, उदारवाद में कहा गया था, और यह राज्य क्या है, पूंजीपतियों को एक का समर्थन करती है और एक उनका समर्थन करके जो सर्वहारा वर्ग की बात की गई थी, यानी जो निम्न वर्ग है उनके ऊपर अधिकार करने की बात करती है। तो और चाहते हैं कि राज्य के कार्य जनता के सामान्य, और ये समाजवादी क्या चाहते हैं कि राज्य को लाभप्रद मानते हैं और चाहते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र जनता के सामान्य आर्थिक, बौद्धिक एवं नैतिक हितों की अभिवृद्धि करे। यानी इन समाजवादियों के अनुसार इसके कार्य के द्वारा आम जन के आर्थिक, बौद्धिक एवं नैतिक हितों की अभिवृद्धि करने में ये समाजवादी सहायक होते हैं। फिर हम देखते हैं समाजवाद का समर्थन या विशेषताएं या इसके पक्ष में विचारक जो अपना मत देते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तिवादी विकृतियों का निवारण। यानी पूर्व की जो अवस्था थी, उदारवाद का हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसमें पूरे संसाधन या पूरे उत्पादन पर व्यक्तिवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। उसमें
निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच बहुत बड़ा खाई था, सामाजिक असमानता व्याप्त था। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, यानी इस बुराई को दूर करने के लिए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की बात की जाती है कि जो ये बुराइयां थी कि जो बड़े तबके के लोग हैं उन्हीं के पास सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और सर्वहारा वर्ग यानी जो श्रमिक वर्ग है वह उसे लाभ का बहुत आंशिक हिस्सा मिलता है और बड़ा हिस्सा इन पूंजीपतियों के पास रहता है। इस बुराई को दूर करने के लिए यानी पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत यानी उसके खिलाफ ये समाजवादी व्यवस्था का आविर्भाव होता है। दूसरा है समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। न्याय पर आधारित होने का मतलब क्या है? इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे उदारवाद में ये माना जाता है कि राज्य क्या है, इन पूंजीपतियों के सहायक के रूप में काम करता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। ये इसमें छोटे बड़े निम्न उच्च की कोई भावना नहीं रह जाती है, सबके साथ एक तरह का व्यवहार होता है और उत्पादन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण इन पूरे राज्य या समाज का होता है। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, भेदभाव की कहीं कोई स्थिति नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है आंगिक एकता सिद्धांत पर आधारित। आंगिक एकता से तात्पर्य है कि जिस तरह से शरीर के ये अंग हैं, चाहे वो हाथ हुए पैर हुए, उनका अस्तित्व तभी तक है जब तक इस शरीर से जुड़े हुए हैं, वैसे ही व्यक्ति और समाज इसी आंगिक एकता सिद्धांत पर आधारित है। वह व्यक्ति उस समाज से अलग नहीं है, तो यह समाजवाद इस आंगिक एकता सिद्धांत का समर्थन करता है और इसी आधार पर वह भी कार्य करता है। नेक्स्ट है संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना। हम देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक चाहे बाह्य स्तर पे यदि आंतरिक में कलह है तो बाह्य में उसके युद्ध है। इस संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना करता है, यानी वह अंतरकलह अंतर्वेदना इस उदारवाद में जो देखने को मिल रहा था उस पूंजीवादी व्यवस्था में, व्यक्तिवादी व्यवस्था में, उसके स्थान पर समाजवाद में इस संघर्ष के स्थान पर सहयोग देखने को मिलता है। एंड द लास्ट समाजवादी व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप है। लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है? जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके, प्रकृति जब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती है तो राज्य और समाज और व्यक्ति द्वारा भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है कि सबके साथ स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व की भावना। लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इस लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप ये समाजवादी व्यवस्था है। तो कुल मिला के जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में तमाम सारी विकृतियां थी, उन विकृतियों को दूर करने के लिए समाजवादी व्यवस्था अस्तित्व में आया। इन सब के बावजूद कुछ बुराइयां हैं इस समाजवादी व्यवस्था में। आलोचक कुछ आलोचना करते हैं, उस आलोचना की तरफ हम ध्यान देंगे तो सबसे पहला बिंदु है उत्पादन की क्षमता में कमी। मनुष्य के अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह स्वयं के लिए कार्य करता है या राज्य के लिए कार्य करता है तो उसकी जो क्रियाशीलता है उसमें अंतर आ जाता है। यानी जब वह अपने स्वयं के लिए काम करेगा तो अपना संपूर्ण योगदान देगा, यानी पूरी ऊर्जा के साथ करेगा। और जब उसे ये लगेगा कि इस हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का लाभ पूर्ण रूपेण हमें ही प्राप्त नहीं होगा, जबकि इसका बंटवारा हो जाएगा, यानी पूरे समाज और पूरे राज्य में वह बांट दिया जाएगा, तो उतनी ऊर्जा या उतनी तत्परता और लगन के साथ वह कार्य नहीं करेगा, तो उत्पादन क्षमता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और जब उतने लगन और उत्साह के साथ व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो जिस तरह से स्वयं के लिए कार्य कर वह उत्पादन बढ़ाता था, तो अब जब सबके लिए यानी पूरे समाज और राज्य के लिए वो कार्य करता है तो उत्पादन की क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है नौकरशाही का विकास। समाजवाद से तात्पर्य है कि उत्पादन या और संसाधनों पर पूर्ण रूप से जब राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा
तब उसके कार्यों को, उसके सिद्धांतों को और उसके आदेशों को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य कौन करेगा? ये सरकारी कर्मचारी या नौकरशाह करेंगे। तो इसके प्रक्रिया स्वरूप होगा क्या कि नौकरशाही का विकास होगा, या नौकरशाही कह सकते हैं, लाल फीताशाही कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था इन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में चला जाएगा और नौकरशाही का विकास होगा। फिर हम देखते हैं इसमें और कमियां क्या हैं कि राज्य की कुशलता में कमी। राज्य की कुशलता में कमी से तात्पर्य क्या है कि राज्य का व्यवस्था क्या है, काफी बृहद है और हर जगह प्रत्येक संसाधन, प्रत्येक व्यवस्था में जब यह हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा तो राज्य की कुशलता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है मनुष्य का नैतिक पतन, और मनुष्य के अंदर भी यह व्यवस्था व्याप्त हो जाएगी, यह सोच उसके अंदर डेवलप हो जाएगा कि अब हमारे अकेले से कुछ करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से अपना विकास नहीं कर सकते हैं। समाज और राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित है और ऐसे में मनुष्य के अंदर एक उदासीनता की भावना विकसित होगी, जिससे उसके नैतिकता में भी ह्रास होगा। एंड द लास्ट, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत क्या है कि पहले निश्चित रूप से ये धारणा थी कि हम अधिक से अधिक परिश्रम करें और उत्पादन को बढ़ावें और उसका लाभ हमको मिले, लेकिन यह व्यक्तिवादी स्वतंत्रता अब नहीं रह जाती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समाजवादी राज्य निम्नलिखित में से किस बात पर जोर देता है? सबसे पहले आर्थिक समानता, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, कोई भी नहीं। तो ये सही आंसर क्या है? आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम समाजवादी विचारक कौन है जिसे वैज्ञानिक कहा जा सकता है? तो प्रथम समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था और सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की बात किए थे, और जो सामाजिक असमानता था उसको दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण पहल कार्ल मार्क्स का ही देखने को मिलता है। तो सही आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद उत्पादन और वितरण के साधन को किसे सौंपना चाहता है? तो सही आंसर है समाज का सामूहिक स्वामित्व, यानी पूंजीपतियों को। सही आंसर नहीं है, मध्य वर्ग को नहीं, प्रबुद्ध लोगों को नहीं। ये समाजवादी व्यवस्था समाज का सामूहिक स्वामित्व यानी संपूर्ण समाज का स्वामित्व को स्थापित करने पे ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु समाजवादी विचारधारा का पोषक है? तो सही आंसर है राज्य व्यक्ति के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यही आंसर सही है, राज्य व्यक्ति के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यही बिंदु है जो समाजवादी विचारधारा का पोषक करती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजवाद का गुण है? राजकीय पूंजीवाद नहीं है, कार्य करने के प्रोत्साहन का अभाव नहीं है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति नहीं है। केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है कि इकट्ठा करना, यानी पूरे उत्पादन को केंद्रीकृत करना, ऐसा नहीं है। तो सही आंसर है सामाजिक व आर्थिक न्याय। सही आंसर यही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्य के कार्य के ही संदर्भ में तीसरा टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।